JKS 2025 अप्रैल मंथ 2025 का जो करंट अफेयर्स है वो इस पूरी वीडियो में कंप्रिहेंसिव वे में कॉन्टेक्स्ट दे के स्टैटिक सिलेबस के साथ डिस्कस किया जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको थोड़ा कंटेक्स्ट दे देता हूँ कि हम किन किन न्यूज़ को डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम पॉलिटी पर आएंगे, जिसमें हम कैग की रिपोर्ट देखेंगे, जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो उस पर दी थी उन्होंने, वो देखेंगे। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन जो हुआ था ताशकंद में, उसको देखा जाएगा। गवर्नर्स असेंट टू बिल देखेंगे। आर्टिकल 142 कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग, पेरेंट्स पैट्री डॉक्ट्रिन, आर्टिकल 355 जो कि आर्टिकल 356 से रिलेटेड है, प्रेसिडेंट्स रूल। बिम्स्टेक और सार्क में डिफरेंस देखेंगे, इन ऑर्गेनाइजेशन का क्या काम होता है वो देखेंगे, और ये दोनों ऑर्गेनाइजेशंस में कौन कौन सी कंट्री इन्वॉल्व है और इनका कनेक्शन क्या है अलग अलग चीज़ों के साथ, उसको डिस्कस करेंगे पूरा हिस्ट्री कंटेक्स्ट देकर, बैकग्राउंड के साथ। स्टैटिक पोर्शन भी हो जाएगा हमारा। ओटावा कन्वेंशन भी देखेंगे। बीजिंग डिक्लेरेशन प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो, ये भी देखेंगे क्यों न्यूज़ में है, और स्टैटिक भी इसका डिस्कस कर देंगे हम। फिर हेल्थ में हम जो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है, रूट रॉट डिजीज़, सिकल सेल एनीमिया, रिवर ब्लाइंडनेस, अल्जाइमर्स डिजीज़, और भी बहुत सारी डिजीज़ देखेंगे। निवेशक दीदी इनिशिएटिव गवर्नेंस में फिर हम आएंगे। इंडिया स्किल्स एक्सेलेरेटर इनिशिएटिव, नीति NCAER, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च का जो पोर्टल है उसको डिस्कस करेंगे। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 2, ये भी डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। फिर नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया TRAI, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, 5th ब्रिक्स एग्रीकल्चर मिनिस्टर्स मीटिंग, सार्क वीज़ा एग्जेम्पशन स्कीम, PM पोषण स्कीम जो कि चेंज हो गई है, पहले मिड डे मील स्कीम इसको कहते थे, लेकिन आज के टाइम में हम इसको PM पोषण स्कीम बोलते हैं। PM विद्या लक्ष्मी स्कीम भी डिस्कस करेंगे। मिड डे मील स्कीम को हम ऐसे ही नहीं छोड़ेंगे, ऐसे ही किसी भी टॉपिक को हम जाने नहीं देंगे। हम इसके पीछे का कॉन्टेक्स्ट पता करेंगे कि भाई अगर इसमें जो कैलोरीज हैं एक प्राइमरी स्कूल के बच्चे को और अपर प्राइमरी स्कूल के बच्चे को कितनी कैलोरी की रिक्वायरमेंट होती है, जो कि आप फिर आगे आने वाले टाइम में अपनी आंसर राइटिंग में भी यूज़ कर पाएंगे। ऐसे ही नहीं किसी टॉपिक को जाने देंगे हम, है ना। उसके बाद साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो वाइब कोडिंग बायोमास सैटेलाइट मिशन, comprehensive remote sensing observation on crop progress, exercise dust click 6, exercise tiger trim, exercise इंदिरा, और डिफरेंट मेजर डिफेंस एक्सरसाइजेज इंडिया और USA के बीच में है वो भी देखेंगे। आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, इंडियन नेवल सेट, ये सेलिंग वेसल जो कि डिफेंस के पोर्शन में आता है, ये भी डिस्कस अच्छी तरह डिटेल में किया जाएगा। तो ये मैंने आपको एक बैकग्राउंड दे दिया। तो अब हम अच्छी तरह इसको डिस्कस करेंगे पहली न्यूज़ से, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल है, इन्होंने एक रिपोर्ट रिलीज की जिसमें जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, उन्होंने ये कहा कि जो 56% जो पिछले 5 साल से था इतना ही रहेगा, और ब्रेथलेसनेस जो होगी वो कंटिन्यू रहेगी, जैसी पहले थी वैसे ही रहेगी। और अब थोड़ा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के बारे में हम देखते हैं। ये हेड होते हैं इंडियन ऑडिट और अकाउंट डिपार्टमेंट के। इनकी क्वालिफिकेशन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रेस्क्राइब नहीं की गई है। इनको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट करते हैं, 6 साल तक का इनका टेन्योर होता है, या फिर अगर वो 65 ईयर्स की एज तक पहुंच गए तब भी फिर वो रिटायर हो जाते हैं। और उनकी ड्यूटीज़ और पावर्स हमारे जो एक्ट है, एक कौन सा एक्ट, कैग्स कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल्स ड्यूटीज़ पावर्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एक्ट 1971 में दी गई है। ये चीफ गार्डियन होते हैं पब्लिक पर्स के हमारे। फिर आता है IPU, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। जो इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है, जो हमारे लोकसभा के स्पीकर है, इन्होंने एक की नोट लेक्चर डिलीवर किया, एड्रेस डिलीवर किया, कहाँ पे, जो 156th असेंबली हुई थी इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की ताशकंद में, उज़्बेकिस्तान में।
वहाँ पे इन्होंने क्या किया, एक की नोट एड्रेस किया। ये क्या है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म है पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी और कॉरपोरेशन के लिए, जिसका मोटो है फॉर डेमोक्रेसी फॉर एवरीवन, फॉर डेमोक्रेसी फॉर एवरीवन। इसके हेडक्वार्टर जेनीवा स्विट्जरलैंड में है। 1889 में एस्टेब्लिशमेंट हुई थी और पेरिस में हुई थी एस्टेब्लिशमेंट। ये पीस, डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स को प्रमोट करने के लिए बनाया गया था। फिर अब इंडिया के लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो 57th इसकी जो यूनियन में इनकी हुई थी इंडिया में, ये कब हुई थी, 1969 में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की, ठीक है। उसके बाद 89th भी इंडिया में हुई थी 1993 में। लेकिन जो अभी 150th असेंबली है, ये कहाँ पे हुई, ताशकंद उज़्बेकिस्तान में, अप्रैल 2025 में। अभी हम अप्रैल 2025 का ये करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं ना। तो नेक्स्ट में हम बढ़ते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट है उन्होंने एक टाइमलाइन फिक्स कर दी गवर्नर्स के लिए किसी भी बिल पर एसेंट देने के लिए। जो अगर किसी भी असेंबली, किसी भी स्टेट असेंबली ने कोई बिल पास किया है, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर, जो गवर्नर होते हैं किसी भी स्टेट के, उसको ये कहा कि आपके ऊपर एक टाइमलाइन है, उस टाइमलाइन के अंदर अंदर आपको या तो उसको एसेंट देना पड़ेगा, या तो एक फिक्स कर दिया टाइमलाइन कि भाई इतने टाइम पे, पहले टाइमलाइन फिक्स नहीं थी। उससे पहले हम देखते हैं कि गवर्नर का जो एसेंट होता है बिल्स पे, हमें पता है जो गवर्नर होता है वो एड एंड एडवाइस देता है किसको, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को स्टेट में। और जो आर्टिकल उससे डील करता है वो कौन सा है, आर्टिकल 163। गवर्नर्स मस्ट एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द, जो एड एंड एडवाइस कौन देंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, क्योंकि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इलेक्टेड होते हैं तो एड एंड एडवाइस देंगे गवर्नर को। लेकिन जो डिस्क्रिशन होती है गवर्नर की, डिस्क्रिशन हुआ उसकी अपनी मर्जी होती है कुछ चीज़ों में, तब उन मैटर्स में एड एंड एडवाइस नहीं दे सकते हैं। जो गवर्नमेंट के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं वो एड एंड एडवाइस नहीं दे सकते। हमें पता है हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, या जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर है ना, तो प्रेसिडेंट को ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एक्ट करता है। हमारे पास जो प्रेसिडेंट है हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर है ना, तो वैसे ही स्टेट्स में भी होता है एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स गवर्नर मस्ट एक्ट। ये कौन सा आर्टिकल कहता है, आर्टिकल 163। लेकिन जो आर्टिकल 200 है, अगर आर्टिकल 200 में कुछ चीज़ें दी जाती हैं। क्या क्या दी जाती हैं, अगर एक बिल जो है वो दोबारा रिटर्न हो गया, एक बार गवर्नर ने रिटर्न कर दिया बिल, क्योंकि गवर्नर के पास चार रास्ते होते हैं। या तो वो ग्रांट करते हैं एसेंट को, ठीक है। सबसे पहले आप इतना समझिए, मैं आपको पूरा डिटेल में समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेनी है, ठीक है। सबसे पहले गवर्नमेंट जो बिल को एसेंट देता है, अगर वो गवर्नर बिल को एसेंट दे दे तो बिल लॉ बन जाता है। या तो वो विद होल्ड कर दे, अगर वो विद होल्ड करता है एसेंट को तो बिल रिजेक्ट हो जाता है, वहीं पर जो होता है वो ख़त्म हो जाता है। अगर वो रिटर्न करे रिकंसिडरेशन के लिए, और लेकिन फिर भी उसके बाद भी लेजिस्लेचर ने फिर से वो बिल पास कर दिया, फिर गवर्नर मस्ट गिव हिज एसेंट, गवर्नर को अपनी एसेंट देनी ही पड़ती है। या तो वो रिजर्व कर ले प्रेसिडेंट के लिए। तो चार रास्ते होते हैं इसके, ठीक है। तो आर्टिकल 200 क्या कहता है, गवर्नर के पास चार रास्ते होते हैं जब एक बिल पास होता है किसी भी स्टेट लेजिस्लेचर के पास। आर्टिकल 200 भी हमने डिस्कस कर लिया, आर्टिकल 163 भी हमने डिस्कस कर लिया, आर्टिकल 142 भी हमने डिस्कस कर लिया। आर्टिकल 163 एक बार और देखते हैं, गवर्नर मस्ट एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ये तो अच्छी तरह डिस्कस कर लिया हमने, ठीक है। एक्सेप्टिंग मैटर्स वेयर डिस्क्रिप्शन इज अलाउड, ये भी। तो उसके नेक्स्ट हम चलते हैं, जो आर्टिकल 142 है, जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट है जगदीप धनखड़ जी, इन्होंने इसको न्यूक्लियर मिसाइल बोला। न्यूक्लियर मिसाइल क्यों बोला, क्योंकि जो आर्टिकल 142 होता है एक यूनिक पावर सुप्रीम कोर्ट को प्रोवाइड करता है ताकि वो कंप्लीट जस्टिस इंश्योर करे। जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होती है, इसको आर्टिकल 142 को इनकॉर्पोरेट करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्योंकि जो राइटर्स थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, उनका बिलीव ये था कि ये क्रिटिकल है इंडिविजुअल्स के लिए, जो कि लीगल सिस्टम से फोर्स होते हैं, जो सफ़र करते हैं लीगल सिस्टम के डिसएडवांटेजेस पोजीशन से।
तो उनको उनकी रेमेडी देने के लिए, उनको लीगल सिस्टम से रेमेडी देने के लिए ये आर्टिकल 142 जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, उसने इस आर्टिकल को रखा। ये आर्टिकल 142 क्या करते हैं? प्रिवेंट्स इनजस्टिस, अपहोल्ड सिटीजन्स राइट्स, चेक ऑन गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट पर चेक करता है, क्योंकि 3 विंग्स होती हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, ये आपस में चेक्स करती हैं, चेक्स एंड डॉक्ट्रिन ऑफ चेक्स एंड बैलेंसेस। फिर नेक्स्ट चलते हैं हम कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी। जो कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी है, ये क्या है? और कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी ने कुछ मेजर्स लिए हैं पाकिस्तान के अगेंस्ट जो पहलगाम अटैक हुआ था उसके बाद। ये एक हाई पावर्ड कमेटी होती है, इसमें डिबेट्स होती हैं, डिस्कशंस होते हैं, अपॉइंटमेंट्स होते हैं नेशनल सिक्योरिटी बॉडीज़ में। जो अर्जेंट कंसर्न्स होते हैं ना इंडिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए, वो ये कमेटी करता है। ये एटॉमिक एनर्जी जो मैटर्स होते हैं उन पर भी ये कंसिडरेशन करता है उनकी। और इसका स्ट्रक्चर और कंपोजिशन क्या होता है? इसका जो चेयरपर्सन होते हैं कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, इसके चेयरपर्सन आपको याद रखना है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, डिफेंस मिनिस्टर होते हैं, होम मिनिस्टर होते हैं, फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर होते हैं। और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र प्रेजेंटली कौन है? अजीत डोवाल हैं, ये सेक्रेटरी लेवल पे। और कैबिनेट सेक्रेटरीट जो कैबिनेट कमेटी सिक्योरिटी है इसके सारे रिकॉर्ड्स को मेंटेन करता है। उसके बाद है डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग क्या है? जो सब्सिक्वेंट जजमेंट्स ओवर रूलिंग अर्लियर जजमेंट्स अप्लाइड रेट्रोस्पेक्टिवली अनलेस स्टेटेड अदरवाइज सुप्रीम। ये क्या कहता है कि इसने कोर्ट्स को अलो किया है टू अप्लाई लीगल डिसीजंस ओनली टू फ्यूचर केसेस without affecting past actions or judgments made under the old law। डॉक्ट्रिन ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवर रूलिंग कहता है कि जो पीछे केस चले गए उनको आप ध्यान नहीं दो, जो आगे आने वाले हैं फ्यूचर केसेस हैं, ताकि जो पास्ट में जो एक्शंस हो गए हैं, जजमेंट्स हुए हैं ओल्ड लॉ के साथ, ठीक है ना, तो जो लीगल डिसीजंस हैं वो पिछले वाले जो हो गए ना केसेस, उन पर ना अप्लाई हो जाए। अप्लाई किन पर हो? जो फ्यूचर में केसेस हैं उन पे। इसमें इंश्योर ये किया जाता है कि जो इंडिविजुअल्स हैं या जो एंटिटीज़ हैं, वो जो पीछे जो हो चुका है ना, उस पर उनको दोबारा से पेनल्टी ना लग जाए। मान लीजिए कोई एक लॉ हमारे पास है, ठीक है, कोई लॉ है, तो उसके कॉन्टेक्स्ट में किसी जो पार्टी है उसको सज़ा मिल गई, बाद में कुछ टाइम बाद वो लॉ चेंज हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? जो जिसको सज़ा मिल गई थी उसको क्या फिर वो जो चेंज लॉ है उसके हिसाब से मिलेगी? नहीं, उसको हो गई तो अब उसको पीनलाइज्ड हम उस नए लॉ के अकॉर्डिंग नहीं कर सकते हैं। ये इट कॉन्ट्रास्ट विद रेट्रोस्पेक्टिव रूलिंग्स। ये रेट्रोस्पेक्टिव रूलिंग से कॉन्ट्रास्ट करता है। मतलब कि रेट्रोस्पेक्टिव क्या हुआ? ये रेट्रोस्पेक्टिव हुआ कि अगर उसने बाद में उसने जो सज़ा अपनी काट ली, तो लेकिन उसको फिर जो नया लॉ बना उसके हिसाब से भी उसको पेनलाइज्ड किया जाएगा। ये रेट्रोस्पेक्टिव होता है। प्रोस्पेक्टिव हुआ कि पीछे छोड़ दो, अब आगे देखो आप। पेरेंट्स पैट्री डॉक्ट्रिन। अब पेरेंट्स पैट्री जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, इन्होंने डॉटर को एक लीगल गार्डियन अपनी मदर का ये अपॉइंट किया, क्योंकि उनकी उनकी मदर थी उनको डिमेंशिया हो गया था। पेरेंट्स पैट्री डॉक्ट्रिन का यूज़ करके इन्होंने, जो बॉम्बे हाई कोर्ट है, इन्होंने इनकी डॉटर को एज अ लीगल गार्डियन अपॉइंट किया। इसका मीनिंग क्या होता है? पेरेंट्स पैट्री डॉक्ट्रिन का पेरेंट ऑफ द नेशन होता है। इसका लैटिन में, ये पेरेंट्स पैट्री डॉक्ट्रिन लैटिन में लिखा गया है, इसका मतलब होता है पेरेंट ऑफ द नेशन। ये एक लीगल प्रिंसिपल होता है जो कि एम्पावर करता है स्टेट को, जो कि स्टेट एक गार्डियन इंडिविजुअल्स के लिए एक्ट करता है, जो कि अपने आप जो है वो ख्याल अपना नहीं रख सकते हैं, कि एक स्टेट को या कोर्ट को पैटर्नल या प्रोटेक्टिव रोल सिटीजन्स के लिए देता है। ये इंग्लिश कॉमन लॉ से ओरिजिनेट हुआ है। अब जो सुप्रीम कोर्ट है उसकी एक प्ली थी जिसमें आर्टिकल 355 के एक्शन को मुर्शिदाबाद में कहा गया कि थोड़ा ये न्यूज़ में आई थी, एज इट इज़
तो आर्टिकल 355 क्या करता है, ये एम्पावर करता है यूनियन गवर्नमेंट को एवरी जो टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट इन इंडिया अगेंस्ट एक्सटर्नल एग्रेशन और इंटरनल डिस्टर्बेंस, क्योंकि आर्टिकल 356 हमें पता है नेशनल इमरजेंसी के लिए बोलता है। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ड्यूटी टू प्रोटेक्ट मेक्स इट मैंडेटरी फॉर द यूनियन गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट एवरी स्टेट फ्रॉम एक्सटर्नल एंड इंटरनल थ्रेट्स। यूनियन गवर्नमेंट के पास पावर होती है डायरेक्शंस को इशू करने के लिए किसी भी स्टेट पर और इंश्योर करने के लिए यूनियन लॉ और रेगुलेशंस के कंप्लाइंस के साथ। तो ये पॉलिटी हमने डिस्कस कर ली है ना। अब हम डिस्कस करते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस। इंटरनेशनल रिलेशंस में जो सबसे पहली न्यूज़ है वो क्या है, बिम्स्टेक। बिम्स्टेक इसमें जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने थाईलैंड और श्रीलंका विजिट किया बिम्स्टेक की समिट के लिए, बायलैटरल टॉक्स के लिए। बिम्स्टेक क्या है, बिम्स्टेक एक मल्टीलेटरल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका एम है एक्सेलरेट करना ग्रोथ और कॉरपोरेशन को लिटोरल और एडजेसेंट कंट्रीज, बे ऑफ बंगाल में जो लिटोरल और एडजेसेंट कंट्रीज हैं, लिटोरल का मतलब क्या हो, जो शोर्स पे लोकेटेड कंट्रीज होती हैं, जैसे म्यांमार है, थाईलैंड है, ये बांग्लादेश है, इंडिया है, मालदीव्स है ना। तो अब इसके बारे में हम थोड़ा देखते हैं। फाउंड हुई थी कब, 1997 में, कोल्ड वार के बाद। तो पहले ये फॉर्म कैसे हुई थी, बिस्टेक, BISTEC, बैंकॉक डिक्लेरेशन में। कौन कौन सी कंट्रीज थी इसमें, बांग्लादेश था है ना, ये देख रहे हो, बांग्लादेश था, इंडिया था, श्रीलंका था, थाईलैंड था, और ये एज मेंबर्स थे। म्यांमार 1997 में ऐड हुआ था, नेपाल और भूटान इसके 2004 में मेंबर बन गए थे, समझ गए बात। फिर हम इसको बिम्स्टेक बोलते थे। और ये 22% वर्ल्ड की पॉपुलेशन कॉन्स्टिट्यूट करता है और कंबाइंड GDP $, 3.697 ट्रिलियन पर ईयर का है। बिम्स्टेक क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव, बे ऑफ बंगाल, क्योंकि हमने देखा था अभी बे ऑफ बंगाल के जो शोर्स में कंट्रीज प्रेजेंट हैं उनके लिए यूज़ होगा। तो जो बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन, मल्टी सेक्टोरल, ये एनेबल करेगा एनवायरनमेंट फॉर रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये एनवायरनमेंट बनाएगा एक, ताकि रैपिड इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो पाए। कोलैबोरेट करेगा, म्यूचुअली असिस्ट मेंबर्स ऑन मैटर्स ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, maintain close and beneficial cooperation with existing international and regional organizations। पोवर्टी को इराडिकेट करेगा बे ऑफ बंगाल रीजन से, है ना। डेवलपिंग कंट्रीज है हमारे पास। ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं जो टू एस्टेब्लिश मल्टी डायमेंशनल कनेक्टिविटी, प्रमोट सिनर्जी एमंग कनेक्टिविटी फ्रेमवर्क रीजन में। अब ये जो सार्क और बिम्स्टेक है ना, सार्क क्या है, साउथ ईस्ट एशियन रीजनल कॉरपोरेशन, जो ये साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉरपोरेशन इसकी फुल फॉर्म है। तो और बिम्स्टेक की अभी हमने देखा था बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। जो सार्क है ये रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साउथ एशिया में लुक करेगी। साउथ एशिया ये इंडिया, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका। एक एस्टेब्लिश कब हुई थी सार्क, 1985 में, कोल्ड वार के ड्यूरिंग। मेंबर कंट्रीज इनके बीच में मिसट्रस्ट है, सस्पिशन है, ये रीजनल पॉलिटिक्स से सफ़र करती हैं, एसिमेट्रिक पावर बैलेंस है, इंट्रा रीजनल ट्रेड सिर्फ 5% का है इनके बीच में। लेकिन वहीं पे जो बिम्स्टेक है ये इंटर रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया को मिलाती है। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1997 में हुआ था, पोस्ट कोल्ड वार के बाद। मेंबर्स इनमें रीजनेबल फ्रेंडली रिलेशंस मेंटेन करते हैं। कोर ऑब्जेक्टिव होता है इम्प्रूवमेंट ऑफ इकोनॉमिक कॉरपोरेशन कंट्रीज़ के बीच का बताना।
बैलेंसिंग ऑफ पावर विद द प्रेजेंस ऑफ थाईलैंड एंड इंडिया ऑन द ब्लॉक, इंट्रा रीजनल ट्रेड इसमें 6% से ज़्यादा बढ़ गई है पिछले डेकेड में। ये देख रहे हो, बिम्स्टेक और सार्क, ये डिटेल में याद रखना आप। नेक्स्ट हम आते हैं अब जो सिंगापुर स्ट्रेट है, इन्होंने अलार्मिंग राइज देखा किसमें, मैरीटाइम पायरेसी और आर्म्ड रॉबरी में। अब मैरीटाइम पायरेसी और आर्म्ड रॉबरी को से कोई ऑर्गेनाइजेशन डील भी करती होगी, है ना। तो एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो। इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो 1981 में एस्टेब्लिश हुई थी। एक स्पेशलाइज्ड डिवीजन होता है इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ कॉमर्स का। ये सर्व करता है एक प्लेटफॉर्म फॉर कॉरपोरेशन एंड इंफॉर्मेशन शेयरिंग एमंग वेरियस स्टेक होल्डर्स। ये सेंट्रल हब एक्ट करता है रिपोर्ट और डिससेमिनेटिंग इंफॉर्मेशन मैरीटाइम क्राइम्स पे। जो इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो है ये प्राइवेसी रिपोर्टिंग सेंटर है, लोकेटेड कोलालमपुर मलेशिया में है इसका सेंटर, रिपोर्टिंग सेंटर। और इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन का जो स्टेटस है ये ऑब्जर्वर स्टेटस है इसका। अब जो बीजिंग इंडिया है, बीजिंग इंडिया रिपोर्ट एज माइलस्टोन एंड अपॉर्चुनिटी। जो बीजिंग डिक्लेरेशन एंड प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन 1995, इसके बारे में देखते हैं। इसको अडॉप्ट किया गया था 4th वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन वुमेन यूनाइटेड नेशंस का 1995 में। इसका एम क्या है, टू प्रोवाइड अ कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क फॉर जेंडर इक्वालिटी। ये 12 क्रिटिकल एरियाज ऑफ कंसर्न को आइडेंटिफाई करता है। एम्फेसाइज्ड वुमेन राइट्स एज ह्यूमन राइट्स, वुमेन राइट्स को एज ह्यूमन राइट्स बोलता है। एडवोकेटिंग फॉर रिफॉर्म्स एजुकेशन में, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, हेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम वायलेंस। नेक्स्ट है ओटावा कन्वेंशन। कौन सी कंट्रीज क्विट कर रही हैं एक लैंड माइन ट्रीटी और क्यों। ओटावा कन्वेंशन जो है एक एंटी पर्सनल माइन बैन ट्रीटी है। डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस ऑन एन इंटरनेशनल टोटल बैन ऑन एंटी पर्सनल लैंड माइन्स एट ओस्लो 18 सितंबर 1997 को साइन की गई थी ट्रीटी। और फोर्स में कब आई थी, 1 मार्च 1999। मेंबर्स कितनी कंट्रीज है, 164। पैलेस्टाइन मेंबर है ओटावा कन्वेंशन का। मार्शल आइलैंड इसको रेटिफाई नहीं किया है लेकिन साइन किया हुआ है इन्होंने मार्शल आइलैंड। 34 नॉन सिग्नेटरीज हैं, इंडिया ने साइन नहीं किया है। और एंटी व्हीकल माइंस इसको प्रोहिबिट नहीं किया गया है ओटावा कन्वेंशन में। अब ओटावा कन्वेंशन एक एंटी पर्सनल माइन बैन ट्रीटी है, इतना आप याद रख लीजिए इसके बारे में, एंटी पर्सनल माइन बैन ट्रीटी। 18 मार्च 2025 में जो नेटो मेंबर्स हैं जैसे पोलैंड है और बाल्टिक स्टेट्स है, लिथुआनिया, लैटविया और एस्टोनिया, इन्होंने 1997 का जो ओटावा कन्वेंशन है इससे अपने आप को हटा दिया। आप क्वेश्चन ये थे विच कंट्रीज आर क्विटिंग ए की लैंड माइन ट्रीटी, समझ गए ना आप, आंसर आ गया। कौन कौन सी, लिथुआनिया, लैटविया और एस्टोनिया जो कि बाल्टिक कंट्रीज़ हैं। और जो पोलैंड ने भी नेटो मेंबर जैसे पोलैंड है या बाल्टिक स्टेट्स हैं, लिथुआनिया, लैटविया और एस्टोनिया, इन्होंने अपने आप को बैक कर दिया इस कन्वेंशन से। तो ये हमने इंटरनेशनल रिलेशन डिस्कस किए जिसमें हमने बिम्स्टेक डिस्कस किया, जिसमें हमने सार्क देखा, बिम्स्टेक की कंट्रीज देखी हमने, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका। सार्क की कंट्रीज देखी, इंडिया, नेपाल, सॉरी अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, इंडिया, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, ये सार्क देखी हमने। साउथ ईस्ट एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉर्पोरेशन। ओटावा कन्वेंशन देखी, एंटी पर्सनल माइन बैन ट्रीटी है। बीजिंग डिक्लेरेशन प्लान प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन। फिर इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो भी देखा हमने कि इंटरनेशनल मैरीटाइम ब्यूरो इसका एक ऑब्जर्वर स्टेटस है इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन में, इंटरपोल जिसको कहते हैं। अभी पॉलिटी हमने डिस्कस कर ली और इंटरनेशनल रिलेशंस डिस्कस कर लिए। अब हम आते हैं हेल्थ पे।
हेल्थ में जो पहली डिजीज़ है ये क्या है, नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़। कुछ लोग जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा शराब पीते हैं तो उनके लिवर डैमेज हो जाता है, क्योंकि लिवर का काम ही होता है ब्लड को प्यूरिफाई करना। लेकिन नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ भी होती है। जो NAFLD नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है, ये मेटाबॉलिक डिसफंक्शन हो जाता है। ये जब इसको स्टीटोइटिक लिवर डिसीज़ भी बोलते हैं। इसमें जब एक्स्ट्रा फैट एक्यूमुलेट हो जाता है लिवर सेल्स पर, जो कि अल्कोहल से रिलेशन इसका नहीं है, ये सीरियस कंडीशन पर भी पहुंच सकता है और 5 से 10% वेट लिवर का बढ़ जाता है और इसको फिर हम उसको फैटी लिवर बोल देते हैं। फैटी लिवर या स्टिएटोसिस। ये क्रोनिक लिवर डिजीज़ है, वर्ल्ड में अफेक्टिंग 25% जो ग्लोबली पीपल है उनको अफेक्ट करता है। करेंटली इसका स्पेसिफिक मेडिकेशन नहीं है। जो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है। अभी जो मीज़ल्स है ये हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज़ है, जिसका जो कि बहुत सारे चिल्ड्रंस ग्लोबली उनकी डेथ का कॉज बनी हुई है। ये सिंगल स्ट्रैंडेड एनवेलप्ड RNA वायरस जिसका एक सीरोटाइप है उससे होता है, जो कि पैरामाइक्डोक्सी वेरिडे फैमिली को बिलोंग करते हैं। रुबेला भी आल्सो कॉल्ड, इसको जर्मन मीज़ल कहते हैं रुबेला को। ये कॉन्टेजियस माइल्ड वायरल इन्फेक्शन इससे होता है, जो मोस्ट ऑफन चिल्ड्रंस में होता है और यंग एडल्ट्स में होता है। ये किसकी वजह से होता है? रुबेला वायरस की वजह से होता है। एक जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि एक सिंगल स्ट्रैंडेड RNA वायरस है उस। फिर रेड जैस्मीन कल्टीवेशन हिट बाय रूट डीके डिजीज, तिरुचि फार्मर स्मेल लॉसेस। जो रूट रॉट डिजीज़ है ये एक फंगल डिजीज़ है, अफेक्टिंग किसको भी अफेक्ट करती है? जो बासमती राइस है। रूट रॉट डिजीज़ क्या हुआ? जो स्टेम होती है प्लांट की वो सड़ जाती है। मोस्ट वल्नरेबल कौन सी स्टेज होती है? जो सीडलिंग स्टेज होती है, और ट्रांसप्लांटिंग के बाद जो स्टेज होती है वो मोस्ट वल्नरेबल होती है। ये एक फंगस फ्यूजेरियम वर्टिसिलॉइडिस की वजह से होता है ये, और ये बहुत सॉइल और सीड बॉर्न पैथोजन है। इससे ट्रंक और स्टेम दोनों इफेक्ट होते हैं। इन्फेक्टेड सीडलिंग इनिशियली जो पेल येलो होता है, उसके बाद इलोंगेट, ड्राई अप और ऑफन बाद में डेथ भी हो जाती है इसकी। जो फंजीसाइड कार्बेंडाजीम है इसको बैन किया गया। ये इसका यूज़ करने का इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन इसको बैन किया गया क्योंकि इसका हाई रेजिड्यू लेवल्स क्रॉप में रह जाते थे। उसके बाद जो नेक्स्ट है कियासानूर फॉरेस्ट डिजीज स्प्रेडिंग, कर्नाटका में स्प्रेड हो रही है। इसके सिम्टम्स क्या है? कियासानूर फॉरेस्ट डिजीज़ एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि ह्यूमंस को अफेक्ट करता है। एक कियासानूर फॉरेस्ट डिजीज़ वायरस की वजह से होता है। फर्स्ट 1957 में आइडेंटिफाई किया गया था। कहाँ पे? कर्नाटका में। प्राइमरली ऑकर्स किसकी वजह से होता है? एक फॉरेस्टिक हेमेफाइसेलिस स्पिनिजेरा से होता है। हेमेफाइसेलिस स्पिनिजेरा। तो पर्सन टू पर्सन ट्रांसमिशन इसमें नहीं होती है। और एंडेमिक रीजन्स कौन से हैं? फॉरेस्टेड एरिया है सॉर्दर्न इंडिया के। और अभी तक इसका क्योर नहीं है। कियासानूर फॉरेस्ट डिजीज़ का अभी तक कोई क्योर नहीं। एक वैक्सीन कियासानूर फॉरेस्ट डिजीज़ के लिए अवेलेबल है और रिकमेंड की गई है पार्ट्स ऑफ इंडिया में जहाँ पर KFD फाउंड होते हैं। तो थोड़ा और इन्फॉर्मेशन देख लीजिए जो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ के बारे में। स्टेटस इसका क्या है? द प्रेवलेंस ऑफ नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ इंडिया में 9% से 32% में रेंज करता है, जिसका मतलब ये हुआ कि 3 बंदों में से हर एक बंदा जो है वो मतलब 1 to 3 आउट ऑफ एवरी 10%, मतलब 10% में से 1 या 3 बंदे फैटी लिवर के शिकार हैं। और इंडिया फर्स्ट कंट्री बन गई जिसने NAFLD को नेशनल प्रोग्राम फॉर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल में इसको जोड़ा। अब जो साइंटिस्ट हैं रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट में, उन्होंने एक अफोर्डेबल डिवाइस जो उसको बनाया फॉर प्रिलिमिनरी स्क्रीनिंग ऑफ सिकल सेल डिजीज़। अब सिकल सेल डिजीज़ क्या है? मोस्ट कॉमन इनहेरिटेड ब्लड डिसऑर्डर है ये। इसमें रेड ब्लड सेल्स इफेक्ट होते हैं जिसमें फ्लॉड हेमोग्लोबिन
इसमें आ जाता है। इंटरफेयर करता है डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन टिश्यूज़ के साथ। एक क्रोनिक सिंगल जीन डिसऑर्डर है जिनमें सिंगल सेल डिजीज होती है। ये 2 सिकल सेल जीन के से बॉर्न हुए होते हैं, 1 फ्रॉम ईच, एक हर एक पेरेंट से। ट्रीटमेंट क्या है इसका? ब्लड ट्रांसफ्यूजन, हाइड्रोक्सी यूरिया, ये बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन या स्टेम सेल ट्रांसप्लांटेशन से क्योर हो सकती है। नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया इशूज हेल्थ अलर्ट। सिडनी में उन्होंने हेल्थ अलर्ट इशू किया। क्यों? क्योंकि लेगियोनेरिस डिजीज वो वहाँ पर फैल गई। लेगियोनेरिस डिजीज क्या है? ये निमोनिया लाइक इलनेस है। इसका कॉजेटिव एजेंट्स लीजियोनेला बैक्टीरिया है। स्प्रेड इनहेबिटेशन ऑफ कंटेमिनेटेड एरोसोल्स, कंटेमिनेटेड वाटर से। रिस्क पॉपुलेशन कौन सा है इसका? कोमोर्बिडाइटिस लाइक जैसे हाइपरटेंशन होता है, डायबिटीज, ओबेसिटी, रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। ट्रीटमेंट इसका नो वैक्सीन, अभी तक इसकी कोई वैक्सीन करंटली अवेलेबल नहीं है। फिर नेक्स्ट आते हैं हम रिवर ब्लाइंडनेस। रिवर ब्लाइंडनेस किसकी वजह से होती है? ऑन्कोसिरेसियासिस, एक नेग्लेक्टेड ट्रॉपिकल डिजीज है जिसका कॉज्ड बाय पैरासिटिक वर्म ऑन्कोसेरसा वोल्वुलियस। ट्रांसमिशन थ्रू बाइट ऑफ इन्फेक्टेड ब्लैक फ्लाइज। ग्लोबली इट इज सेकेंड ओनली टू ट्रैकोमा। इन्फेक्शन रिलेटेड ब्लाइंडनेस से होती है, स्पेशली इफेक्टिंग रूरल पॉपुलेशन, सब सहारन अफ्रीका, यमन और पार्ट्स ऑफ लैटिन अमेरिका। ट्रीटमेंट इससे क्या? मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यूजिंग आइवरमेक्टिन से इसका क्योर होता है। 5 कंट्रीज ऑफिशियली डिक्लेयर्ड फ्री फ्रॉम द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। कौन कौन सी कंट्रीज हैं? कोलंबिया है, इक्वाडोर है, मेक्सिको है, ग्वाटेमाला है, नाइजर है। ये नाइजर जो है ये फर्स्ट अफ्रीकन कंट्री बन गई है जिसने ये माइलस्टोन अचीव किया है। नेक्स्ट, इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज। इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज एक क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है जिसमें जो वाइट ब्लड सेल्स होते हैं ये गट में अटैक कर देते हैं, जिसकी वजह से अल्सर्स होता है। म्यूकोसा लेयर जो स्टोमक की होती है उसमें अल्सर आ जाता है। तो जो मोस्ट कॉमन इन्फ्लेमेटरी बाउल डिजीज के इसमें कौन कौन से? अल्सरेटिव कोलिटिस और क्रोहन्स डिजीज। इसका कॉज क्या होता है? द एग्जैक्ट कॉज ऑफ आईबीडी अभी तक इसका अननोन है। इसको मेडिसिन से या सर्जरी से इसका क्योर कर सकते हैं हम। नेक्स्ट है अल्जाइमर्स डिजीज। इससे मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिमेंशिया हो जाता है। ये डिस्कवर्ड आफ्टर जो डॉक्टर एलियोस अल्जाइमर है, इन्होंने मेमोरी लॉस पेशेंट्स ब्रेन आफ्टर जो देखिए जो अल्जाइमर्स डिजीज़ है ये मोस्ट कॉमन जो डिमेंशिया होता है, भूल जाते हैं, भूलने को हम कहते हैं डिमेंशिया। ये कब डिस्कवर हुई थी? जब एलियोस अल्जाइमर इन्होंने एग्जामाइन किया था मेमोरी लॉस पेशेंट को, उसके ब्रेन को एग्जामाइन किया था उनकी डेथ के बाद 1906 में जब उनकी डेथ हो गई थी। तो जो एक डॉक्टर थे एलियोस अल्जाइमर, इन्होंने इसको डिमेंशिया जो अल्जाइमर डिजीज इसको डिस्कवर किया था। ये वो पार्ट इन्वॉल्व होता है ब्रेन का जो कि थॉट्स को कंट्रोल होता है, मेमोरी और लैंग्वेज। ये सीरियसली जो पर्सन्स की एबिलिटी होती है डेली एक्टिविटीज़ को कैरी करने की, वो इफेक्ट हो जाती है। और इंडिया में 10 में से अगर एक पर्सन को डिमेंशिया होता है, ये अल्जाइमर्स डिजीज़ को भी हम कहते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम गवर्नेंस पे। फिर गवर्नमेंट स्कीम, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। जो हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने नीति NCAER स्टेट्स इकोनॉमिक फोरम पोर्टल 1 फरवरी 2025 को लॉन्च किया न्यू दिल्ली में। अब नीति NCAR स्टेटस इकोनॉमिक फोरम पोर्टल, नीति की NCAR की फॉर्म क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो कि कॉम्प्रिहेंसिव स्टेट वाइज डाटा प्रोवाइड करता है। 1991 से लेकर 2022-23 तक जो एविडेंस बेस्ड पॉलिसी मेकिंग और रिसर्च को सपोर्ट करता है। इसको डेवलप किसने किया है? नीति आयोग पार्टनरशिप विद नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इसको लॉन्च करती है। इसका ऑब्जेक्टिव एम क्या है? टू सर्व एज अ सेंट्रलाइज्ड डाटा हब
रिसर्चर्स को एड करना, पॉलिसी मेकर्स और एकेडमिक्स को एड करना, डाटा ड्रिवन पॉलिसी डिस्कशंस को एनकरेज करना। अब जो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया है, इन्होंने हॉस्पिटल्स को ये क्वेश्चन किया है ओवर डिले इन रिपोर्टिंग इवेंट्स ऑफ बर्थ डेथ। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया 1949 में इनका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। रोल इनका है टू एंश्योर ए सिस्टमिक कलेक्शन ऑफ स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड टू इंडियाज पॉपुलेशन साइज, ग्रोथ एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इम्प्लीमेंटिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ्स एंड डेथ्स एक्ट 1969। और इसके की फंक्शंस क्या होते हैं रजिस्ट्रार जनरल के? कंडक्टिंग द सेंसस ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया और सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम। नेक्स्ट, इंडिया लॉन्चेस स्किल्स एक्सेलरेटर टू ब्रिज वर्कफोर्स गैप। स्किल्स एक्सेलरेटर हमने लॉन्च किया है, एक नेशनल लेवल पब्लिक प्राइवेट प्लेटफॉर्म है जो कि फ्यूचर रेडी स्किलिंग और इंक्लूसिव वर्कफोर्स डेवलपमेंट पर काम करेगा। ऑर्गेनाइजेशंस इसमें कौन कौन सी इन्वॉल्व है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। की फीचर्स इसके सेक्टोरल प्रायोरिटी मैपिंग है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग फोकस, डाटा लेड गवर्नेंस और 10 to 12 हाई इम्पैक्ट प्रायोरिटीज, ग्लोबल लिंकेजेस। उसके बाद IEPFA और IPPB इन्होंने साइन किया है मेमोरेंडम इन्होंने किया टू लॉन्च फेज 2 ऑफ निवेशक दीदी टू बूस्ट रूरल वुमेन्स फाइनेंशियल लिटरेसी। ये क्या है? निवेशक दीदी इनिशिएटिव एक वुमेन लेड फाइनेंशियल लिटरेसी इनिशिएटिव है जो कि एम्पावर करेगा रूरल पॉपुलेशंस को थ्रू कम्युनिटी बेस्ड फाइनेंशियल एजुकेशन। ठीक है, इसको लॉन्च कब किया गया था? 2023 में, और अब ये फेज 2 में एंटर कर रहा है अप्रैल 2025। तो IEPFA की फुल फॉर्म के इन्वेस्टर एजुकेशन, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी। और IPPB की फुल फॉर्म क्या है? IPP की फुल फॉर्म है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। एक सेकंड, जो ऑब्जेक्टिव इसका फाइनेंशियल अवेयरनेस को बिल्ड करना और रिस्पॉन्सिबल मनी मैनेजमेंट हैबिट्स बनाना। नेक्स्ट है नेशनल कमीशन फॉर अलाइड एंड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स, एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। ये क्या करेगी? रेगुलेट करेगी और मेंटेन करेगी स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन और सर्विस को अलाइड और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स में, क्वालिटी को एनहेंस करना हेल्थ केयर सर्विसेज में। की ऑब्जेक्टिव इसके क्या है? रजिस्ट्रेशन को ओवरसी करना, ट्रेनिंग और एक्रेडिटेशन अलाइड हेल्थ केयर प्रैक्टिशनर्स के बताना। एक ये सेंट्रल रिपोजिटरी फॉर इंफॉर्मेशन ऑन प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स फंक्शन भी करेगा, एजुकेशनल पाथवेज भी बताएगा और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स प्रैक्टिशनर्स की भी बताएगा। नेक्स्ट, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 2, ये क्या है? एक 100% सेंटर फंडेड प्रोग्राम है जो कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 1 और वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2 एक ट्रांसफॉर्मेटिव इनिशिएटिव जो डिज़ाइन किए गए थे बॉर्डर विलेजेस को सेल्फ रिलायंट और वाइब्रेंट बनाने के लिए। की फीचर इसके क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, वैल्यू चेन एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट, वेलफेयर स्कीम कन्वर्जेंस, कल्चरल और टूरिज्म प्रमोशन और PM गति शक्ति। वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम क्या है? एक इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं? इंक्लूसिव ग्रोथ ऑफ विलेजेस ऑन नॉर्दर्न बॉर्डर्स, और क्वालिटी इंप्रूव करेगा लाइफ ऑफ पीपल, विल रिवर्स द आउट माइग्रेशन एडिंग टू इम्प्रूव सिक्योरिटी। अब नेक्स्ट है इंडियाज ब्राज़ील ज्वाइंट एफर्ट्स स्ट्रेंथन ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। जो चौहान है इन्होंने कहा कि क्या इंडिया ब्राज़ील ज्वाइंट एफर्ट टू, ये क्या है? इसका वेन्यू कहाँ पर होगा? ब्राज़ील में। थीम है इसकी प्रमोटिंग इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर थ्रू कोऑपरेशन, इनोवेशन एंड इक्विटेबल ट्रेड अमंग ब्रिक्स कंट्रीज। की हाईलाइट्स क्या हैं ब्रिक्स डिक्लेरेशन के? कमिटमेंट टू सस्टेनेबिलिटी, लॉन्च ऑफ ब्रिक्स लैंड रिस्टोरेशन,
पार्टनरशिप। फोकस एरियाज द डिक्लेरेशन एम्फसाइज ये फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट रेजिलियंस, empowerment of women and youth, sustainable livestock and fisheries, initiative to global events. Telecom Regulatory Authority of India established by the Act of Parliament. Mission is to create and nurture conditions for growth of telecommunication in the country in a manner and at a pace which will enable India to play a leading role in emerging global information security. Objective है इसके to regulate telecom services, to provide fair and transparent policy environment. अब जो नेक्स्ट है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसको उद्योग विकास अवार्ड मिला। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन क्या है? इंडिया का प्रीमियर गवर्नमेंट बॉडी है जो कि प्लान करता है, डेवलप करता है और इम्प्लीमेंट करता है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स और स्मार्ट सिटीज़ को, मैन्युफैक्चरिंग एंड लॉजिस्टिक्स को बूस्ट करने के लिए। 2007 में एस्टेब्लिश किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एम्बिट में। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन है? नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन ट्रस्ट, NICDIT। फिर सार्क वीज़ा एग्जेम्पशन स्कीम, ये क्या है? सार्क वीज़ा एग्जेम्पशन स्कीम जिसमें जो पाकिस्तानी नेशनल्स हैं उनके लिए कैंसिल किया गया है पहलगाम अटैक के बाद। एक रीजनल ट्रैवल फैसिलिटेशन मैकेनिज्म है, इसको प्रपोज किया गया था फोर्थ सार्क समिट जो हुई थी इस्लामाबाद में, और ऑफिशियली कब लॉन्च हुई थी? 1992 में। पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट बनाना, रीजनल कॉरपोरेशन बनाना और डिप्लोमेटिक ईज करना सार्क कंट्रीज़ में। 24 स्पेसिफिक कैटेगरीज कवर करेगा, 1 साल के लिए वैलिड होगा। ठीक है, अब है गवर्नमेंट स्कीम। गवर्नमेंट स्कीम में जो सेंटर टू बेयर एडिशनल 954 करोड़ कॉस्ट इन फूड मटेरियल कॉस्ट अंडर PM पोषण स्कीम। PM पोषण स्कीम, जिसको पहले मिड डे मील स्कीम कहा गया था, एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव है जो हॉट कुक्ड मील प्रोवाइड करेगा चिल्ड्रंस को जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में पढ़ रहे होते हैं। लॉन्च किस मिनिस्ट्री के अंडर किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। पोषण अभियान और मिशन पोषण 2.0 को कम्प्लीमेंट करेगी ये स्कीम। ये कुछ डाटा है जिसमें ये दिया गया कि जो प्राइमरी स्टूडेंट्स हैं उनको कितना अमाउंट चाहिए होता है न्यूट्रिएंट्स का, और अपर प्राइमरी में कितना अमाउंट चाहिए होता है न्यूट्रिएंट्स का। जैसे प्राइमरी में 450 ग्राम्स, अपर प्राइमरी में 700 ग्राम्स पर डे पर चाइल्ड पर डे। न्यूट्रिशनल नॉर्म्स हैं, ये देख सकते हैं आप, ये भी न्यूट्रिशन नॉर्म्स है। PM विद्या लक्ष्मी स्कीम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। ये फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे किनको? मेरिटोरियस स्टूडेंट्स जो होते हैं, जो पब्लिक और प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ रहे होते हैं। ये की इनिशिएटिव है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 का। ऑब्जेक्टिव स्कीम की क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन बताना एजुकेशन में, टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करना और ट्रांसपेरेंट और डिजिटल एक्सेस प्रोवाइड करना। अब हम आते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी में और डिफेंस, फिर ये ख़त्म हो जाएगा हमारा टॉपिक। तो एक वाइब कोडिंग, ये वाइब कोडिंग क्या है? एक जनरेटिव AI का यूज़ करना कोडिंग बताने के लिए। ठीक है, जो एंटायर किसी भी ऐप के लिए पूरे एंटायर कोड को जनरेट करने के लिए वाइब कोडिंग का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है बायोमास सैटेलाइट मिशन, एक 7th अर्थ एक्सप्लोरर सैटेलाइट मिशन है क्लाइमेट और अर्थ सिस्टम प्रोग्राम के एम्बिट में। ये ग्लोबल फॉरेस्ट को मैप करेगा, कार्बन लेवल्स को बताएगा, फॉरेस्ट हेल्थ बताएगा और कार्बन साइकिल में क्या रोल होता है इसका वो बताएगा। यूरोपियन स्पेस एजेंसी इस मिशन को लीड करेगी, बायोमास सैटेलाइट मिशन को। की फीचर्स के दे सकते हैं आप, P बैंड सार टेक्नोलॉजी, 12 मीटर रेडार एंटीना, कार्बन फ्लो मॉनिटरिंग, ग्लोबल कवरेज, सन सिंक्रोनस ऑर्बिट। नेक्स्ट, कॉम्प्रिहेंसिव रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशन ऑन क्रॉप प्रोग्रेस। ये क्या है? एक सेमी ऑटोमेटेड स्केलेबल रिमोट सेंसिंग फ्रेमवर्क टू मॉनिटर क्रॉप सोइंग ग्रोथ एंड हार्वेस्टिंग स्टेजेस इन नियर रियल टाइम। डेवलप किसने किया था? नेशनल रिमोट सेंसिंग सेंटर ने और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने। ऑब्जेक्टिव है इसके सिस्टमिक, टाइमली और स्केलेबल मॉनिटरिंग करना एग्रीकल्चर क्रॉप्स की। कम्प्रिहेंसिव रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशन ऑन क्रॉप प्रोग्रेस, क्रॉप। और एक्सरसाइज 10-6 क्या है? एक एनुअल बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज है जो इंडिया और उज्बेकिस्तान
में होती है अल्टरनेटिवली। प्रीवियस एडिशन इसके क्या था, डस्टलिंक 4, अब डस्टलिंक 6 है, जो टर्मिस डिस्ट्रिक्ट उज़्बेकिस्तान में हुआ था अप्रैल 2024 में पहले। फर्स्ट एडिशन इसका नवंबर 2019 में हुआ था उज़्बेकिस्तान में। थीम इसका क्या है, जॉइंट मल्टी डोमेन सब कन्वेंशनल ऑपरेशंस इन सेमी सिनारियो। नेक्स्ट है एक्सरसाइज इंदिरा, एक इंडिया रशिया बायलेटरल नेवल एक्सरसाइज है, 2003 में इंसेप्शन हुआ था। लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक रिलेशनशिप इंडियन और रशियन नेवीज के बारे में बताता है। एक्सरसाइज टाइगर ट्रिप इंडिया यूएस ट्राई सर्विस ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ एक्सरसाइज है, जिसका एम एनहांस करना इंटरऑपरेबिलिटी को कंडक्टिंग HADR ऑपरेशंस। फर्स्ट एडिशन इसका लॉन्च हुआ था 2019 में, और 2025 का शेड्यूल जो है वो कब से कब तक था, 1 to 13 अप्रैल। हार्बर फेज़, जिसको बंदरगाह बोलते हैं हार्बर को, उसका फेज़ 1 से 7 अप्रैल 2025 तक था। और विशाखापट्टनम में इसका जो हुआ सी फेज इसका कनिनंडा में हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट हम चलते हैं, वो क्या है, वो है आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम। अब इंडिया क्यों ऑफर कर रहा है एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को? ये एक शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो वल्नरेबल एरियाज को प्रोटेक्ट करेगा एंड फ्रॉम एयर अटैक्स। इंडिजिनियसली डिजाइंड है, डेवलप किया गया है इंडियाज के DR डिफेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो DRDO है, और इसको इंडियन आर्मी इंडियन एयरफोर्स में इंड्यूस इनटू इंडियन एयरफोर्स कब, 2014 में, और इंडियन आर्मी में कब इसको डिप्लॉय किया था, 2015 में। ठीक है, और 2022 में जो अर्मानिया है फर्स्ट फॉरेन कंट्री बनी इस डिफेंस सिस्टम को बाई करने वाली, अर्मेनिया। अब नेक्स्ट है इंडियन नेवल सेलिंग वेसल तरीनी। ये क्या है, एक सेकंड सेल बोट इंडियन नेवी की है, INSV मेहदी के बाद, एक कंस्ट्रक्टेड एट एक्वेरिस शिपयार्ड लोकेटेड कहाँ है, गोवा में। कमीशन टू इंडियन नेवी सर्विस ऑन 18 फरवरी 2017। नॉन फॉर circumnavigating the globe with all women officers, crew in the historic expedition titled नविका सागर परिक्रम 2017। तो ये हमने डिस्कस कर लिया जो हमारे अप्रैल का करंट अफेयर्स था, JKS 2025 अप्रैल, इसका करंट अफेयर्स हमने डिस्कस कर लिया। तो इसको हम थोड़ा जल्दी जल्दी रिवाइज करते हैं। इसमें हमने पॉलिटी में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो कैग की रिपोर्ट, हमने एयर क्वालिटी इंडेक्स के बारे में देखी, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के बारे में डिस्कस किया, गवर्नर्स असेंट टू बिल्स, ये हमने देखा कि गवर्नर के पास कितने तरीके होते हैं कि वो कौन कौन से जो अपने पास उसके जो बिल्स होते हैं वो उसको रखे। ठीक है, उसके बाद पेरेंट्स पैट्री डॉक्ट्रिन डिस्कस ऑफ प्रोस्पेक्टिव ओवरलेइंग और रेट्रोस्पेक्टिव ओवरलेइंग भी डिस्कस किया, आर्टिकल 142 ये हमने देखा। फिर कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी, इसके जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर हमारे होते हैं। फिर नेक्स्ट हमने इंटरनेशनल रिलेशंस में सार्क और बिम्स्टेक डिस्कस किया, बिम्स्टेक और सार्क में कौन कौन सी कंट्रीज आती हैं वो देखा। ओटावा कन्वेंशन देखी, बीजिंग डिक्लेरेशन प्लेटफॉर्म फॉर एक्शन। ओटावा कन्वेंशन
इसमें जो बाल्टिक स्टेट्स जैसे लिथुआनिया है, लैटविया है और एस्टोनिया है, पोलैंड है, इन्होंने बैक कर दिया, विड्रॉ कर दी। 1997 ओटावा कन्वेंशन है ना, उससे विड्रॉ कर दी इन्होंने। फिर नेक्स्ट हेल्थ में आते हैं। हेल्थ में जो नॉन एल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ है ये डिस्कस की। मीजल्स, रूबेला, रूट रॉट डिजीज़ जो एक फंगल डिजीज़ होती है, बासमती राइस की सीडलिंग्स को अफेक्ट करते हैं। ट्रंक और स्टेम इफेक्ट होती है। कियासानूर फॉरेस्ट डिजीज़ कर्नाटका में जो स्प्रेड हो रही है वो देखी। लेगिनोरिस डिजीज़, इसको लेगिनोल बैक्टीरिया कॉज करता है। सिकल सेल एनीमिया, रेड ब्लड सेल्स को इफेक्ट होते हैं इससे। मीजल्स, रूबेला, रूबेला को हम जर्मन मीजल्स भी बोलते हैं। रूबेला को हम जर्मन मीजल्स बोलते हैं, ये भी देखा हमने, है ना। उसके बाद अल्जाइमर्स डिजीज़ देखी। एक डॉक्टर इलियोस अल्जाइमर थे, इन्होंने ये डिस्कवर की थी। इफेक्ट जो डिमेंशिया इसमें हो जाता है। नीति NCAR नेशनल काउंसिल फॉर अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, नेशनल काउंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनॉमिक रिसर्च, रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया 1949, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के एम्बिट में बन गया था। इंडिया स्किल एक्सेलरेटर इनिशिएटिव, ये भी देखा। उसके बाद निवेशक दीदी इनिशिएटिव, इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी IEPFA और इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक IPPB। इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे? फाइनेंशियल अवेयरनेस को बिल्ड करना और रिस्पॉन्सिबल मनी मैनेजमेंट हैबिट्स बनाना। इंक्लूसिव बैंकिंग को प्रमोट करना, डिजिटल लिटरेसी और फ्रॉड प्रिवेंशन करना। ठीक है, फ्रॉड प्रिवेंशन करना। फिर वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम 2 डिस्कस किया। नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन 2007 में एस्टेब्लिश की गई थी। मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया JCOR मीटिंग पुशेस फॉर स्ट्रॉन्गर क्रॉस सेक्टर कोलैबोरेशन अगेंस्ट डिजिटल फ्रॉड एंड स्पैम। सार्क वीज़ा एग्जेम्पशन स्कीम, जिसमें रीजनल ट्रैवल फैसिलिटेशन मैकेनिज्म प्रोवाइड किया गया था। जो 4th सार्क समिट हुई थी इस्लामाबाद में, एक ऑफिशियल लॉन्च कब होता है? 1992 में। ऑब्जेक्टिव है टू फॉस्टर पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट, रीजनल कोऑपरेशन को बनाना और डिप्लोमेटिक ईज 8 सार्क कंट्रीज में करना। फिर हमने कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स डिस्कस की थी, जिसमें PM पोषण स्कीम, जिसको फॉर्मरली हम मिड डे मील स्कीम बोलते थे, और एक ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड इनिशिएटिव है जिसमें हॉट कुक्ड मील मिलेंगी चिल्ड्रंस को जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एडेड स्कूल्स में पढ़ रहे होते हैं। लॉन्च किसके अंडर किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के। पोषण अभियान को कम्प्लीमेंट करेगा, मिशन पोषण 2.0 को कम्प्लीमेंट करेगा। उसके बाद PM विद्या लक्ष्मी स्कीम एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करेगा मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को वेरियस मेजर्स पब्लिक और प्राइवेट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में। की इनिशिएटिव नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2022 का ऑब्जेक्टिव स्कीम के क्या है? फाइनेंशियल इंक्लूजन करना, एजुकेशन में टॉप एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को सपोर्ट करना और ट्रांसपेरेंट और डिजिटल एक्सेस बनाना। फिर हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी में वाइब कोडिंग के बारे में देखा। बायोमास सैटेलाइट मिशन, कॉम्प्रिहेंसिव रिमोट सेंसिंग ऑब्जर्वेशन ऑन क्रॉप प्रोग्रेस, डस्ट लिंक 6, एक्सरसाइज इंदिरा, एक्सरसाइज टाइगर ट्रैम्प, आकाश एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, इंडियन नेवल सेलिंग वेसल तरीनी, ये डिस्कस किया। तो कुछ ऐसी एक्सरसाइज हो रही थी जो इंडिया और USA के बीच में, जैसे युद्ध अभ्यास है, एक एनुअल बायलेटरल एक्सरसाइज इंडियन आर्मी और US आर्मी के बीच में थी, जो एनहेंस करेगा इंटरऑपरेबिलिटी और कोऑपरेशन, काउंटर टेररिज्म को फोकस करेगा और काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस बनाएगा। मालाबार एक्सरसाइज एक ट्राइलेटरल नेवल एक्सरसाइज है जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स, इंडिया और जापान, इट एम्स टू इम्प्रूव इंटरऑपरेबिलिटी इन मैरीटाइम सिक्योरिटी और एंटी सबमरीन वारफेयर और डिजास्टर रेस्पॉन्स करेगा। ठीक है, फिर हमने मालाबार एक्सरसाइज देखी, कोप इंडिया, वज्र प्रहार, रेड फ्लैग एक्सरसाइज, इंडिया और USA के बीच में रेड फ्लैग एक्सरसाइज होस्टेड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स एयरफोर्स, नेलिस एयरफोर्स बेस और नेवादा ऑफन इंक्लूड्स पार्टिसिपेशन फ्रॉम इंडियन एयरफोर्स।
टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बारे में देखा ना अभी हमने, क्या देखा कि जो ट्राई लेड जेकॉर है मीटिंग पुशेस फॉर स्ट्रॉन्गर क्रॉस सेक्टर कोलाबोरेशन डिजिटल फ्रॉड और स्पैम के बारे में बताता है। एक एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से एस्टेब्लिश हुई थी, इसका क्रिएट एंड नर्चर कंडीशंस फॉर इसके ऑब्जेक्टिव भी देख सकते हैं आप कि कौन कौन से हैं। इसमें ओटावा कन्वेंशन, अब मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बता, जैसे आर्टिकल 142 है जो किसके बारे में बात करते हैं, कंप्लीट जस्टिस कैबिनेट कमेटी, ये इंपॉर्टेंट है। पॉलिटी पूरा ही इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशंस भी पूरा इंपॉर्टेंट है। इंटरनेशनल रिलेशन में जो ये आप बिम्स्टेक कंट्रीज देख रहे हो, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और थाईलैंड, ये बिम्स्टेक कंट्रीज़ हैं हमारे पास, ठीक है। और सार्क कंट्री कौन कौन सी है, अफ़गानिस्तान है, पाकिस्तान है, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव्स। रुबेला को जर्मन मीजल्स भी बोलते हैं, ये याद रखना। निवेशक दीदी इनिशिएटिव, ये भी डिस्कस किया हमने। के बाद स्किल्स एक्सेलेटर इनिशिएटिव, ये भी डिस्कस किया। तो अभी इसको यहीं तक रखते हैं हम। थैंक यू। अब नेक्स्ट वीडियो में हम मई के करंट अफेयर्स को डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने जनवरी, फरवरी, मार्च और ये अप्रैल का हमने करंट अफेयर डिस्कस कर लिया। मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अभी 5 मंथ्स का करंट अफेयर्स और डिस्कस होगा। तो थैंक यू।